तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके भौतिक लोक में। और मैं आशीष दीक्षित एक बार फिर से आ गया हूँ। आज की रात लगभग 9 बजने वाले हैं, समय लगभग 9 बजने वाला है। और हम लोग कुछ नई बातें, कुछ नई गुफ्तगू और कोई एक नई कहानी और कुछ आवश्यक बातें, कुछ मनोरंजन के साथ थोड़ा सा समय गुजारेंगे एक साथ। आज बैठा था, अनायास ही छोटी छोटी कुछ बातें दिमाग में, जहन में उत्पन्न हुई। तो कुछ बातें क्लियर हुई, कुछ बातें समझ आई। मनुष्य जीवन में जब से वो होश संभालता है, वो किसी न किसी एक गोल के पीछे, किसी न किसी एक मकसद के पीछे, किसी न किसी एक लक्ष्य के पीछे रम जाता है। और फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन मीन्स फ्रॉम द फर्स्ट प्री नर्सरी स्टैंडर्ड टिल द लास्ट वॉट एवर एजुकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन यू हैव टेकन, वहाँ तक फिर व्यक्ति के पास हर एक स्टेप पर या हर एक सीढ़ी पर छोटे 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 गोल होते हैं। और उन गोल, उन लक्ष्यों को हासिल करते गिरते संभलते क्या होती है, जिंदगी पार होती है। जीवन में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है एक अच्छे से निर्धारित लक्ष्य का होना, और दूसरी चीज है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। प्रयत्न और लक्ष्य, ये दो चीजें हैं जो निश्चित हैं। आपका प्रयत्न करने के उपरांत आपको उसका 100% रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये निश्चित तो नहीं कह सकते। 100% निश्चित नहीं है, कुछ भी 100% निश्चित नहीं है। यानी जो कुछ भी आप करते हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, वो बेसिकली सिंपली क्या है, सिंपली आप ट्रायल एंड एरर पे काम कर रहे हो। आपने कोई एक चीज़ अचीव की, आपने कोई एक चीज़ पहले आप परसेप्शन बनाया ब्रेन में, और फिर उस पर कुछ काम करना शुरू किया, काम किया, पता चला कि जो है उसमें सक्सेसफुल होने के कुछ चांसेस हैं, कुछ % चांसेस है। उसके बाद बाहर फेल होने के कुछ और चांसेस हैं। पता लगा कि जो है आपका प्रोसेसिंग हुआ, थोड़े दिन तक प्रोसेसिंग हुआ, लौट के क्या हुआ कि मामला अटक गया, रह गया। तो सफलता और असफलता सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन जीतता वही है जो बार 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 करता रहे। जैसे हिंदी में गांव में कहावत कही जाती, जुआ युद्ध व्यापार, फिर फिर करे तो पावे पार। मतलब जुआ, युद्ध और व्यापार। जुआ तो खैर गंदी चीज है, कोई बात ही नहीं खेलनी चाहिए। युद्ध और व्यापार, दो चीजों के लिए नियम है कि फिर करे तो पावे पार। यानी बार बार अगर आदमी करे तभी उसको जीवन में सफलता मिलती है। एक बार करने, 2 बार करने, 3 बार करने से सफलता मिलना कोई संभव नहीं। कई सारे राजाओं के प्रसंग आप लोगों ने सुन रखे हैं कि 1 बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, 3 बार किया, हारते गए। और तदोपरांत 15 बार, 16 बार, 17 बार आक्रमण किए, 17वीं बार जीत दर्ज हुई, 18वीं बार जीत दर्ज हुई। तो सोचने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति की इच्छा शक्ति कितनी प्रबल थी कि वो पहली बार हारा, दूसरी बार हारा, तीसरी बार हारा, चौथी बार हारा, हारता गया। तदुपरांत अपने आप को पुनः एक बार फिर से क्या कहते हैं, समायोजित किया। समायोजित करने के बाद ऊर्जा एकत्रित की, संसाधन एकत्रित किए, और उसके बाद पुनः वो फिर आया युद्ध करने के लिए, और फिर युद्ध लड़ा, फिर हारा। तो ये करने में कितना समय जाता है, कितना जो है संसाधन शून्य होता है, आत्मबल घटता है। लेकिन हारता वही नहीं है जो अपने मन से हार मान ले। ये तो हो गई फर्जी की बातें। फर्जी का मतलब ये है, ये थ्योरी है जो हम लोगों ने सुन रखी। जिंदगी में सफलता का जहां तक मुझे लगता है एक मूल मंत्र है। मूल मंत्र क्या है? टेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम। मतलब इफ यू आर टेकिंग राइट डिसीजंस, आप सही निर्णय लेते हैं और सही समय लेते हैं। ये दो चीजें हैं, एक सही निर्णय लेना और एक सही समय निर्णय लेना। अगर ये दो काम साइमल्टेनियसली होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो परसेंटेज ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल, जो प्रतिशत है सफल होने की, जो प्रायिकता है, जो प्रतिशत है, वो बढ़ जाता है। बढ़ क्या, यही एक कॉम्बिनेशन है सफल होने का। तो सही डिसीजन, सही निर्णय और सही समय पे। अब हमें ये कैसे पता चले कि कौन सा निर्णय हमारा सही है, और भैया सही निर्णय लेने का सही समय कौन सा है, ये हमको कैसे पता चले? तो थोड़ा अध्यात्म की तरफ अगर बढ़ें, थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन करें, तो
अध्यात्म में, हमारे वेदों पुराणों और शास्त्रों में हमारे लगभग जितने भी प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं उन सबका लगभग लगभग उत्तर प्रॉपरली दिया गया है, बस आप उसको ढूंढ सको। तो हम लोगों का, जैसे हम लोगों की लाइफ है, हम लोगों का जीवन है, वो जितने भी साल का टोटल है, 80 साल का है मान लो, 100 साल का मान लो, चलो 100 साल मान लेते हैं, 100 साल जिंदा रहना 100 साल है, हाँ रहना, बिल्कुल रहना, मान लो 100 साल का जीवन मान लें। तो हमारे पुराणों के अनुसार या हमारे वेदों के अनुसार या श्रीमद् भगवद गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे जीवन के 4 चरण होते हैं। ये जो मैं बातें बोलने जा रहा हूं ये सही समय के निर्धारण की हैं, यानी आप सही समय कौन सा चुनोगे, सही समय कौन सा। तो 4 चरण हमारे जीवन के हैं, कौन कौन से। कहा गया है कि प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्य, चतुर्थे किम करिष्यति। यानी 4 अवस्थाएं हैं, देयर आर 4 फेजेस ऑफ आवर होल लाइफ। 4 अवस्थाएं हैं हमारे संपूर्ण जीवन की। तो प्रथमे नार्जितम विद्या, यदि आपने प्रथम अवस्था में विद्या नहीं अर्जित की, प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, ये द्वितीय अवस्था में आपने धन अर्जित नहीं किया, तृतीय नार्जितम पुण्य, चतुर्थे किम करिष्यति। मतलब अगर आप जिंदगी के प्रारंभिक चरण में, अब मान लो किसी का जीवन, मैं अपना मान लो मेरा जीवन 80 साल का है, या कि कोई एक बच्चा है वो कह रहा नहीं 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 हम तो 100 साल जिंदा रहेंगे, तो मान लो 100 साल का आपका जीवन है। तो 100 साल में 4 चरण हैं, कौन कौन से, 25 25 25 और 25। तो 25 25 साल के आप 4 चरण बांट दीजिए। तो प्रथम जो 25 साल हैं, प्रथम जो 25 साल हैं वो आपके बनाए गए विद्या अर्जित करने के लिए, किसके अनुसार, हम लोगों के पुराणों और शास्त्रों के अनुसार। लेकिन अब वर्तमान की कंडीशन ये है कि जो एवरेज आयु है, जो एवरेज कह सकते हो एज है अपने इंडिया में या दुनिया में, वो अब 100 साल तो नहीं है, कुछ कम है, हम 80 मान लेते हैं। तो 20-20 साल के 4 चरण बने। तो पहला 20 साल आपके लिए मिला है किसके बाद, किस बात के लिए, प्रथमे नार्जितम विद्या, यानी प्रथम अगर आपने विद्या नहीं अर्जित की, द्वितीय चरण में अगर आपने धन नहीं अर्जित किया, तृतीय नार्जितम पुण्य, अगर तृतीय चरण में आपने पुण्य नहीं अर्जित किए, तो चौथे चरण में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। तो इसलिए पहला चरण जो बनाया गया वो बनाया गया विद्या अर्जन के लिए। तो पहला चरण, जो मेरे दोस्त छोटे छोटे भाई बंधु सुन रहे हैं, जो अभी 10th में 11th में 12th में, मेरी लगभग बातें जो 80-90% है ये इन्हीं बच्चों के और इन्हीं बच्चों के एज ग्रुप के साथ मैच करेंगे, और इन्हीं के लिए है भी, क्योंकि ये जो मोरल एजुकेशन है वो केवल उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी एलिजिबल हैं, उनके पास सबसे बड़ी चीज है समय। समय सबके पास नहीं रहता, और समय का डिवीजन ही मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो पहली अवस्था में ही आपको क्या करना है, राइट डिसीजन लेना है, काहे का, विद्या अर्जित करने का। अब विद्या अर्जित करने के उपरांत अगर आपने सही समय में विद्या नहीं अर्जित कर ली तो फिर अगला समय आएगा काहे का, धन अर्जित करने का। अब 20 साल के बाद की जो उम्र है 21 साल से 40 साल तक की, वो उम्र है आपकी धन कमाने की, पैसा कमाने की। अब उस समय आप कहते हो नहीं हमको भाई बीएड का फॉर्म भरना है, हमको बीएससी ग्रेजुएशन करना है, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर नहीं पाओगे आप, लेकिन समय चला जाएगा, है ना। जो समय की अनिवार्यता है, एक बाउंडेशन है। हम सबको भगवान ने एक जीवन दिया है, एक जीवन में 365 दिन दिए हैं रोज, और हर एक दिन 24 घंटे का समय दिया, सबको सब सीमित दिया है। काम हमेशा ज्यादा होता है, समय हमेशा कम होता है, और इसी समय को यूटिलाइज करके कुछ लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पे बड़े बड़े बन जाते हैं, और इसी समय में उतने ही घंटे में उतने ही घंटे जाग कर उतने घंटे ही काम करके कुछ लोग हैं वो जैसे आए होते हैं, जैसे रहते हैं वैसे ही चले जाते हैं। उनको कोई यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं करता कि कौन आया था, कौन गया, कौन नहीं गया, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारे पास समय कितना, समय बहुत कम है, 20 साल है। अब मान लिया कि हम लोगों ने अपने जीवन का जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर लिया 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। ये बहुत अच्छा पीक पीरियड होगा। 10 साल की उम्र में अगर हमको हमारे जीवन का लक्ष्य पता हो, कैसे भी करके, पापा ने बताया, मम्मी ने बताया, गुरु ने बताया, टेलीविजन पे देखा, या कहीं किसी से इंस्पायर्ड हुए, किसी से प्रेरणा मिली, कहीं से भी, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है कब, 10 साल की उम्र तक, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहले 10 साल हैं प्रथमे नार्जितम विद्या वाले, यानी 10 साल इधर के, और फिर 20 साल जो धन वाले, यानी 30 साल का समय है। अब अगर इसमें हम ट्रायल एंड एरर करते हैं
कोशिश करते हैं गलती होती, कोशिश करते हैं गलती होती। तो आपके पास नंबर ऑफ इटरेशंस ज़्यादा हैं, आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप एक बार गलती करोगे, 2 बार गलती करोगे, 3 बार गलती करोगे, लेकिन क्या है, एक ना एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे। एक बार एक ही चांस तो चाहिए, सफल होने के लिए 2 चांस नहीं चाहिए, एक चांस चाहिए, केवल एक बार कॉइन उछाला और टेल आ गया, कहानी हो गई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वही काम आप बहुत लेट करते हो, 30 साल की उम्र के बाद करते हो, 35 साल की उम्र के बाद करते हो, अब आपके पास ट्रायल एंड एरर, जैसे ट्रायल किया एरर आया, एरर आएगा तो यहाँ एक प्रेशर जनरेट होगा, हे भगवान 2 साल और चले गए। 10 साल की उम्र में हो, 12 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में 2 साल चले गए, तो अपने अंदर एक आत्मबल रहेगा कि कोई बात नहीं, भी 2 साल बीते हैं, भी पूरी जिंदगी नहीं बीत गई, एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और ट्राई करेंगे, और जुआ युद्ध व्यापार फिर करे तो पावे पार। तो समय का अपना मूल्य है, समय का अपना महत्व है। एक छोटी सी कहानी है इसी समय के मूल्य पर, कि जीवन में जो कैलकुलेटिव रिस्क होते हैं, जो व्यक्ति के अपने आत्मविश्वास के आधार पर जो किसी न किसी प्रकार की रिस्क लेने की जो क्षमता होती है, वही व्यक्ति को आगे ले जाती है। रिस्क लेने की क्षमता बचपन में ही डेवलप हो जाती है, और बचपन से ही आदमी इस चीज के पीछे उसका जो ब्रेन होता है या न्यूरल नेटवर्क होता है वो ट्रेन हो जाता है प्रॉपरली। तो आदमी अगर मस्तिष्क में पहले से बना लेता कि हमको इस समय ये रिस्क लेना है, तो वो थोड़ा सफल हो जाता है। एक छोटी सी कहानी है, एक बार की बात है कि एक बाबा जी थे, तो अपना उनका एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम की छोटी छोटी वो जमीनों के टुकड़े थे, उस पर जो है जीविका उपार्जन के लिए जो है धान्य का उत्पादन होता था, अनाज उगाया जाता, और जो है उससे जो है उनके आश्रम का जो खर्चा पानी है वो सब चलता, और आसपास के जो पास पड़ोस के जितने भी छोटे छोटे बच्चे या जो उनके शिष्य थे वो सब वहीं रहते थे और वहीं रह के पढ़ते थे। हम पहले के ज़माने में हम लोग के यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुल के पर आधारित थी। तो गुरुकुल में रहकर पढ़ना, गुरु के आश्रम में ही अनाज उगाना, अनाज उत्पन्न करना, उसी अनाज से और गायों का दूध दुह के उसी दुग्ध से और उसी से मिलने वाले आहार से अपना उदरोपार्जन करना, यानी पेट भरना, ये काम होता था। हुआ क्या कि धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीत गया, तो वो जो गुरुदेव थे वो अपना धीरे धीरे बुढ़े हो गए। अब वो जब बहुत बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो उनको एक दिन समझ आया कि जो है अब अपने आश्रम का जो पूरा कार्यभार है, जो उत्तरदायित्व है, वो अपने किसी न किसी एक शिष्य को दे देना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने जो है अपना उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू किया, धीरे 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 धीरे। तो उत्तराधिकारी ढूंढते 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 उनके बहुत सारे शिष्यों में 2 शिष्य ऐसे थे जो उनको उस पद के लिए योग्य लगे कि हम अपना संपूर्ण आश्रम और संपूर्ण व्यवस्था इनके हाथ में दे सकते हैं। लेकिन अब सोना है तो सोना बिना घिसे तो बिना कसे तो पता चलेगा नहीं कि कौन सोना है कौन मिट्टी है। तो उन्होंने एक परीक्षा लेने की सोची। परीक्षा में क्या किया? परीक्षा में ये किया कि गुरुजी ने दोनों शिष्यों को बुलाया और बुलाने के बाद एक एक मटकी गेहूं, एक मटकी में, मटकी पहले के ज़माने में एक वेसल होता था, एक बर्तन होता था, मिट्टी का बनाया जाता था घड़ा, तो एक एक मटकी भर के गेहूं दे दिए दोनों शिष्यों को और कहा कि मैं जा रहा हूं 5 साल के लिए तपस्या करने, 5 साल के लिए, 5 साल बाद मैं आश्रम में लौटूंगा। जिस शिष्य के पास ये मटकी सही सलामत रह गई उसे मैं अपने संपूर्ण आश्रम का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा और मेरे बाद वह इस आश्रम का मुख्य मालिक होगा। चलो भाई, चले गए। 2 शिष्य थे, एक छोटा एक बड़ा। तो जो बड़ा था वो थोड़ा बुद्धिमान था, जिम्मेदार था, तो उसने क्या किया, वो तुरंत मटकी को लेके गया। मटकी ले जाने के बाद जो है उसको उसके ऊपर रैपिंग बढ़िया से कर दी और मिट्टी का लेप ओप लगा के उसको झाप मूंद के बढ़िया आराम से ले जाके एक कमरे में रख दिया ताकि उसमें के गेहूँ इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। और उसको रखा भी ऐसी जगह कि जहाँ जो है वो सुरक्षित रहे, किसी भी प्रकार की हवा या पानी या नमी ये सब चीज़ें ना पहुँचे ताकि उनका गेहूँ खराब ना हो। तो ये तो बात हो गई बड़े वाले शिष्य की। छोटा वाला शिष्य, उसकी उम्र थोड़ी कम थी,
और उम्र कम थी तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है महत्वाकांक्षाएं जो थी वो थोड़ा ज़्यादा थी। तो उसने वो देखने और झांपने और मूंदने पे वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपना वो गेहूं को ले जाके एक दूसरी जगह कहीं और रख देता है। अब रख देता है या कुछ करता है ये तो बात की बात है। हुआ क्या भैया, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत गए। जब 5 साल बीत गए, 5 साल बाद भाई बाबा जी वापस आए। और जब बाबा जी वापस आए 5 साल बाद तो उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को बुलाया, कहा हाँ भाई दिखाओ भाई तुम लोगों का गेहूं कहाँ है। बाबा जी को गेहूं दिखाने के लिए भाई बड़ा वाला जो था उसने तो झाँप मूंद के बढ़िया मस्त रखा था गेहूं। तो वो गया तुरंत मटके वटके लेके आया, झाड़ फूंक के, और उसके बाद भूसा वूसा निकाल के लौट के जो है दुरुस्त करके निकाला और देखा कि वो गेहूं एज इट इज़ उसमें रखा। थोड़ा बहुत गेहूं ऊपर का पोर्शन घुन गया था, बाकी वो एज इट इज़ मिल गया। अब जब गेहूं एज इट इज़ मिल गया तो बाबा जी बड़े प्रसन्न कि वाह, इस बच्चे ने तो मैंने जो कहा उसका अक्षरशः पालन किया, जो मैंने कहा उसका अक्षरशः पालन किया कि इसको संभाल के रखना है। छोटे वाले ने कहा भाई तुम दिखाओ। तो छोटे वाले ने कहा हम मटकी तो नहीं दिखा पाएंगे। बाबा बड़ा आश्चर्यचकित कि क्यों नहीं दिखा पाओगे, मैंने कहा था 5 साल बाद मटकी दिखानी है, तो मटकी कहाँ है। तो छोटा वाला हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, कहा बाबा जी आपने गुरुजी कहा तो था मटकी दिखाने के लिए, लेकिन मटकी अब हमारे पास नहीं है, लेकिन गेहूं हमारे पास जरूर है, गेहूं हम आपको दिखा सकते हैं, कहें दिखाइए। अब बाबा जी से कहा चलिए आप फिर हमारे साथ चलिए। बाबा जी को आश्रम के पीछे की तरफ लेके गया और आश्रम के पीछे जो है बड़े बड़े वो बने थे, बरामदे बने थे और अंदर कुछ छप्पर उप्पर डाल के कमरे बनाए गए थे, भूसा रखा था। गौशालाएं थी, गौशालाएं के अगल बगल जो है जगह थी, वो भी छत्र छाया के नीचे थी, मतलब प्रतिबंधित थी चारों तरफ से। तो वहां जब लेके गया तो फिर वो कहता है कि देखिए बाबा जी, ये इधर जो बोरे में गेहूं लगा है। बाबा जी अंदर पहुंचते देखते हैं इधर एक छल्ली बोरे की लगी, उधर एक छल्ली बोरे की लगी, ऊपर बोरे की छल्लियां लगी, नीचे बोरे की छल्लियां लगी। गेहूं था कि गेहूं का एक अरम में लगा था, एकदम बम्पर गेहूं। अब वहां बाबा जी का मस्तिष्क चकराया। उसने कहा ये बताओ ये किसका गेहूं ले आया तुम, किससे मंगवाया तुमने, ठेके में लेके आओ गेहूं यहाँ। चेले ने हाथ जोड़ के कहा नहीं बाबा जी, जिस समय आपने एक मटकी गेहूं इनको दिया था, उस मटकी के गेहूं को उन्होंने संभाल के रखा, और जो आपने गेहूं हमको एक मटकी दिया था, उस गेहूं को हमने आश्रम की ही जो ये जमीन पड़ी है चारों तरफ 5 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर, उस जमीन में हमने 2 हेक्टेयर में वो गेहूं बो दिया, या 2 बीघे 2.5 बीघे में जो भी जमीन थी उसमें वो मैंने गेहूं मटकी भर के बो दिया। तो एक सीजन में जो है वो एक मटकी से 10 बोरे तैयार हो गए। फिर अगला साल आया तो जमीन चूंकि पड़ी थी, बाहर जाके थोड़ी सी बंजर जमीन थी, उस पर थोड़ी मेहनत की हमने, थोड़ी मेहनत की, थोड़ी अपने साथ के जो बाल सखा हैं उनसे मेहनत कराई, कुछ और जो आपके शिष्य थे उनसे मेहनत कराई, कुछ गांव वालों ने मदद की। तो जो बंजर जमीन थी उसको भी थोड़ा उपजाऊ बनाया, फर्टिलाइट बनाया, और उस जमीन में वो 10 बोरा गेहूं फिर बोया। तो अगले साल में वो 10 बोरे 100 बोरे बन गए। इसी तरीके से 5 साल लगातार करते रहे तो 5 साल में ये लगभग 500 600 700 बोरे गेहूं हैं। ये आपके उसी एक मटकी गेहूं से ये मैंने गेहूं बनाया है, मैं कहीं अलग से लेके नहीं आया हूं, मैंने बस वही गेहूं का उपयोग किया जो आपने दिया था, जो आपने अर्पित किए थे। अब गुरुजी की खुशी का कोई पारावार न था। गुरुजी एकदम प्रसन्न, पूछो नहीं कितनी खुशी। उनको लगा कि हाँ ये लड़का है, ये हमारा शिष्य है जिसके अंदर महत्वाकांक्षा है और सृजन का बीज है, इसके मस्तिष्क में सृजन पलता है। इसका मतलब यह हमारे गुरुकुल को, हमारे आश्रम को और नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, केवल वहीं तक सीमित नहीं रखेगा जहां हम आज तक उसको लेके आए हैं। तो सफलता किसे मिलती है? जो रिस्क लेता है, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ कदम उठाता है। भाई जिस समय उसने गेहूं छींट दिया, बो दिया तो उसमें कुछ गेहूं हो सकती है, भी कंडीशन हो सकती थी कि वो गेहूं बो दिया
और पता लगा कि जो है सुबह आके सो गया और चील कौवे आए और चिड़ियाँ आई, छोटी छोटी गौरैया आई, स्पैरो आई, वो चुन के चली गई, गेहूं सब खत्म, कुछ नहीं हुआ। बंजर जमीन में बाढ़ आ गई, संभव था ना। लेकिन उसने कैलकुलेटिव रिस्क लिया, उसने सोचा कि या तो आर या तो पार। तो ये अगर जो क्षमता है, ये उम्र की जितनी जल्दी ये क्षमता डेवलप हो जाए, कौन सी, कैलकुलेटिव रिस्क लेने की। और रिस्क आप तब ले सकते हैं जब आपके पास समय हो, आप सब कुछ तो दोबारा रिटेन कर सकते हैं। आप पैसा चला गया वापस मिल जाएगा, आपका किसी बिजनेस में लॉस हो गया, आप बिजनेस के बारे में नहीं जानते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन अगर समय चला गया तो वो समय दोबारा नहीं मिलना। तो समय पर लिया गया सही निर्णय और समय का कैलकुलेशन आपको स्वयं के अनुसार करना है, आपके स्वयं के लक्ष्य के अनुसार करना है। आप अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाइए और महत्वाकांक्षी होना ये अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि संसार में जितनी भी खोज हुई है, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण ही हुई है। आदमी के अंदर आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने का जुनून, एक आग ये जरूर होनी चाहिए जो आदमी को स्वयं सोने ना दे और सुबह उठने पर मजबूर कर दे। अगर ऐसी ललक नहीं, अगर ऐसी अगन अगर नहीं जल रही है, अगर आप पूरा दिन काम करने के बाद शाम को जब बिस्तर पर सोते हो, उस समय आपको ये नहीं लगता है कि हाँ मैंने आज कुछ वैल्यूएबल किया, आप बस आते हो और सो जाते हो, तो फिर आपका जीवन व्यर्थ है। अगर आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो फिर जीवन व्यर्थ है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, मिलते हैं कल फिर से, बाय बाय।